हम लोगों ने अभी एक चीज पढ़ा था, ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, राइट? और एंड बिहेव्स एज अ मैग्नेट। एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर कैसे बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। हम्म सर्कुलर करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। हम्म। मैग्नेट का जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसा ही होता है, राइट? यस सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने वो भी पढ़ा था, वो कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। मैग्नेटिक डाइपोल का जैसा होता था वैसा ही होता था, राइट? ये लूप है। हाँ, लूप में। लूप में भी और वो आपका जो है वो मैग्नेट में भी। दोनों तो सेम ही चीज है ना। हम्म। दोनों सेम ही चीज है। तो हमने पढ़ा था कि भाई क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर, पढ़ा था। कितना होता है? जैसे ये मैग्नेट है, अगर मैं इसके एक्सिस पे एक पॉइंट लूं। अच्छा, इसके प्रॉपर्टीज को डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से, राइट? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किससे डिनोट करते हैं? मोमेंट से, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। तो मान लो यहां से आर डिस्टेंस पे आप हो। यहां से अगर आप आर डिस्टेंस पे हो एंड आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, ये जो विड्थ ऑफ द मैग्नेट है इससे बहुत बड़ा है। मान लो ये विड्थ ऑफ द मैग्नेट है ए, से बहुत बड़ा है, ए से बहुत बड़ा है। तो सर, आप ये स्क्रीन में पिक्सेल्स मेरे में ही फट रहे हैं या आपको भी लग रहा है? आ, अच्छा, फट रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, शायद इसको ऐसे करने से ठीक हो जाए। हाँ, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था ना कभी। नहीं। ओके। हाँ। अच्छा, इसमें ज्यादा अच्छा था या इसमें ज्यादा अच्छा है, या फिर एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है? इसमें ठीक है, उसमें पता नहीं क्यों फट रहा है पिक्सेल्स। अच्छा ठीक है, फिर इसी में करते हैं। सो लेट अस से, ऐसा जब भी कोई इशू होगा तो बता दीजिएगा, एटलीस्ट हमें पता चले। तो हाँ, तो जब भी कुछ ऐसा इशू हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, थोड़ा भी कोई दिक्कत हो बता दें। तो हम्म। मान लीजिए एक्सिस पे एक पॉइंट है, इसका आर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, किस चीज के कंपैरिजन में? विड्थ ऑफ द मैग्नेट के मैग्नेटिक कंपैरिजन में। फील्ड। हाँ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वैल्यू कितना होगा उसका? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट। नियर नॉट। वो वाली जो बड़ी वाली पढ़ी थी हमने। क्या बड़ी वाली बताइए। वो स्टार्टिंग में पढ़ा था, आइडियल वाला। हाँ बोलिए बोलिए, क्या होता म्यू है? नॉट आइडियल आर। नहीं, आइडियल, वो आइडियल जो था वो तो करंट कैरिंग वायर के लिए था। अच्छा देखो, डाइपोल के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सेस पे कितना होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सेस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2 kp/r क्यूब। वेरी गुड। 2 kp/r आर क्यूब। क्यूब। बहुत बढ़िया। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। दोनों का अच्छा, एक जैसा ही होगा। ये क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा 2 k के टू जगह म्यू 0/4 पाई, 0.4 पाई बी। टी की जगह म्यू हाँ, एम सॉरी। एम। हाँ, बाय तो एम। आर क्यूब। बाय आर क्यूब। ठीक है, हम्म। तो एक जैसा है। हाँ हाँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता था?
माइनस के पी बाय आर क्यूब। तो अच्छा, आज जो मैंने आपको बताया, इससे मैंने एक चीज डिसाइड किया है कि मैं तो आपको ऑलमोस्ट डेली पढ़ा ही रहा हूँ। तो वीक में कौन सा दिन? किस मंडे, चीज पे? ट्यूसडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। 2 दिन हम आपसे फॉर्मूला पूछेंगे, ज्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट के लिए। तो एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपसे फॉर्मूला पूछेंगे, या एक ही दिन पूछेंगे, 2 दिन नहीं। ट्यूसडे को मान लो पूछ लें, ठीक है, या फ्राइडे फ्राइडे को पूछ लें। तो एवरी फ्राइडे हम आपसे एक पीछे का फॉर्मूला पूछेंगे। टॉपिक जो है वो क्लास से पहले या फ्राइडे वाले क्लास में आप खुद ही बता देना कि हाँ सर, हमने इस वीक में ये वाला चैप्टर थोड़ा रिवाइज किया है, तो आप इस चैप्टर का फॉर्मूला हमसे पूछ सकते हैं। तो कौन से चैप्टर का बताना है वो आप ही को बताना है, लेकिन ये है कि 5 मिनट पूछेंगे, ठीक है? हम्म। ठीक है, यस सर। ओके। नाउ लेट अस कम टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आए, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, अगेन आर वेरी वेरी ग्रेटर देन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई माइनस एम। साइन क्या शो करेगा कि म्यू को ऑपोजिट, म्यू का डायरेक्शन किधर होगा? ऑपोजिट एंटी पैरेलल है। म्यू का डायरेक्शन किधर होगा ना, नॉर्थ वाले साइड से जो बाहर निकल रहा है। तो म्यू का डायरेक्शन इधर होता है, राइट? हाँ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू के ऑपोजिट कितना होगा? माइनस के की जगह माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। माइनस ये पी के जगह म्यू बाई आर क्यूब, है ना? हम्म। हम्म, ओके। तो ये हो गया। इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होता था? माइनस के पी बाय आर क्यूब। तो ये हो जाएगा माइनस के पी बाई आर। एक ही जैसा फॉर्मूला है। यस सर। अच्छा, ये सर्कुलर करंट कैरिंग हुए जो वायर है, उसकी वजह से भी वही होगा। उसको भी तो हम एक्स। लोग, वो तो मैग्नेटिक बिहेवियर ही शो करता है ना। तो हाँ मैग्नेटिक मैम। बिहेवियर शो करता है, तो हम लोग उसका भी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखते ही हैं। यस सर। कितना लिखते हैं उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? एन आई ए वेक्टर सॉरी लिखते हैं कि नहीं? सर, आवाज तो। 1 मिनट। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मेरी वॉल्यूम कम हो गई फोन की। क्या? क्या बोल तो रहे थे आप? म्यू सुना नहीं। म्यू म्यू वेक्टर इधर होता है, वो थंब रूल से ये देखते हैं। मान लो म्यू वेक्टर इधर हो रहा है, थंब की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो यहाँ पे एक्सिस पे कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? भाई 2 के की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाय एम बाई आर आर। क्यूब। आर क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस। आर क्या होना चाहिए? इट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? सर्कल का रेडियस, ठीक है? हाँ और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होगा? सर, कोई ये सर्कुलर लूप में दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं था एक्सिस पर? हाँ, दूसरा वाला फॉर्मूला था, राइट, ठीक बोला आपने। क्या फॉर्मूला था? वो बड़ा खतरनाक सा था, वो क्या था? न्यू नॉट आई इक्वल टू बाय म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए आर स्क्वायर प्लस एक्स। बाय 3। 3। ये क्या करा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। हाँ, ये वाला था ना, हम्म। बिल्कुल सही। तो ये फॉर्मूला था एक्सेस पे, राइट? हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि
ये एक्चुअली मैंने एक्स को आर लिख दिया, तो मैं एक्स ही लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। अच्छा, मैंने लिखा है एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। हम्म। तो एक्स अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए के लिए फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, तो एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए अगर होगा, इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो एक्स स्क्वायर और भी बड़ा होगा ए स्क्वायर से, राइट। यस सर। And in that case, x square plus a square can nearly be written as x square. So x square plus a square to power 3/2, इसको मैं नियरली लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो दिस इज एक्स क्यूब। क्या हो गया ये? अच्छा। ओके। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। अभी मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? इस मैग्नेटिक मोमेंट होता है ए ना ये वेक्टर। हाँ मैं बोल रही थी मैं। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 1, हो गया आई, एरिया आई कितना हो गया, पाई ए। पाई स्क्वायर। तो आई इंटू पाई ए स्क्वायर, अभी ये है आई इंटू ए स्क्वायर, तो मैं अगर ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू पाई ए स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई एम एक्स क्यूब, है ना। तो हम्म। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था 2 k p/r क्यूब, उसी के जैसा है कि नहीं? ये तो ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होगा? ओनली व्हेन इज ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। वैलिड ओनली व्हेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। ये डाइपोल में भी जो ये फॉर्मूला होता था वो वैलिड तभी होता था व्हेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। हाँ। दोनों जो जो दोनों चार्जेस होते थे उनके बीच में जो सेपरेशन होता था, ठीक है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता था व्हेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यहाँ पे ए जो है ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन था। तो डाइपोल में भी वही चीज था, यहाँ पे भी वही चीज है। लेकिन आप जो ये बड़ा सा फॉर्मूला याद रखते हो, दिस इज वैलिड इवन व्हेन एक्स इज कंपेरेबल टू ए। ये जो ओके। बड़ा वाला फॉर्मूला है, दिस इज वैलिड इवन व्हेन, एक्स इज कंपेरेबल टू ए। हाँ, एक्स इज कंपेरेबल टू ए। ये डाइपोल में भी वही चीज था कि अगर आप एक्स कंपेरेबल टू ए करते थे तो वैसा ही टर्म आता था वहां पे भी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 ही डिनोमिनेटर में आता था। यस सर। एक एक करके जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, दोनों का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, फिर दोनों हाँ को ये करते थे, नेट लिखते थे, तो वहां पे भी डिनोमिनेटर में ऐसा ही टर्म आता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर थ्री। 3/2। वहां पे भी वही अप्रोक्सीमेशन लेते थे कि एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होगा, तो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब आ जाएगा। वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं, एक्स कंपेरेबल टू है तो डिनोमिनेटर में वही चीज आ रहा है, एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए लिया तो फिर ये नीचे में एक्स क्यूब आ गया। आई बात समझ में? यस सर। सो अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज ए मैग्नेट, राइट। हम्म। अब बात यह है कि आपने एक चीज और पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज है और वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उससे एक करंट जनरेट होता है, और करंट होता है Q/T, विच इज Q/2 पाई बाई ओमेगा, विच इज Q ओमेगा बाई 2 पाई।
है ना। तो यस। अब चार्ज घूम रहा है गोल गोल सर्कुलर पाथ में, तो वो इट बिहेव्स एज अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा वो, जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। हम्म। मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, राइट हैंड थंब रूल से इधर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वही मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला भी था सर्कुलेटिंग चार्ज की वजह से, कि म्यू जो है वो हो गया आई इंटू पाई, मान लो ये आर है तो पाई आर स्क्वायर, और आई को आप रख दो क्यू ओमेगा बाई टू पाई, एक तो पाई आर स्क्वायर आपने निकाला भी था, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। यस सर, निकाला था। हाँ बहुत बढ़िया निकाला था। अब एक बात बताओ, कोई एटम है, तो किसी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम्म। हर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, यस सर। अलग अलग रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। तो अगर अलग अलग ओमेगा से घूम रहा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का ओमेगा अलग है, रेडियस अलग है, तो सबकी वजह से क्या मैग्नेटिक मोमेंट अलग होगा? यस सर। मैग्नेटिक मोमेंट अलग होगा, और सब एक ही प्लेन में नहीं घूम रहा है ना। आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो सब, क्या शेप वेप क्या क्या रहता है, अलग अलग प्लेन में घूम रहा है। तो वो सब मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग होगा। तो पूरे एटम का जो हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड कर देंगे। क्या समझे? पूरे एटम यस। का नेट मैग्नेटिक मोमेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सारे एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड क्या कर करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, कहानी बहुत लंबी है, कहानी इतनी आसान नहीं है। अब आप बोलोगे सर एटम के अंदर तो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होता है, और इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। बिल्कुल सही। एटम के अंदर क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। हम्म। तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन भी है। अब आपने देखा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का सबका ऑर्बिटल एंगुलर, सॉरी, सबका क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिट में घूमने की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? ऑर्बिट में घूमने की वजह से। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, यही जो अभी आप म्यू लिख रहे हैं। उसके बाद एक चीज और होता है, अब इलेक्ट्रॉन जो है अपने अबाउट भी स्पिन करते रहता है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट भी स्पिन कर रहा है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन अपने एक्सिस के अबाउट भी स्पिन कर रहा है। उसकी वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। आप खूब पढ़ते हो केमिस्ट्री में, स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, यस सर। पढ़ते हैं ना। हम्म। ये वही वाला चीज है, अपने एक्सिस के अबाउट घूमने की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का दोनों होगा, और वाइटल मैग्नेटिक मोमेंट भी स्पिन मैग्नेटिक। अच्छा, उसके बाद प्रोटॉन पे आते हैं। तो प्रोटॉन जो है उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसका होगा क्या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा? नहीं सर। हम्म। नहीं होगा। प्रोटॉन पे चार्ज है, चार्ज है। हाँ। हम्म। अब क्यों नहीं होगा, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? आपने बोला नहीं होगा क्योंकि आप ने ये सोचा कि भाई प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है,
और न्यूक्लियस तो रेस्ट में रहता है, राइट, है ना। इसीलिए बोला ना आपने नहीं होगा प्रोटॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। चुनवन। जी सर। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। सच्चाई ये है कि न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स घूमते रहते हैं। किसके अबाउट घूमते हैं? उनका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते रहते हैं? शांति से नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो प्रोटॉन का भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये वाला बस जानो, कहानी की तरह सुनो, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो प्रोटॉन का भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और क्या प्रोटॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है? यस, वो भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहता है। तो उसका स्पिन मैग्नेटिक, हाँ। एक्सिस के अबाउट। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमते रहता है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करते रहता है। वैसे ही प्रोटॉन का भी तो अपना कुछ एक्सिस होता होगा, उसके अबाउट वो भी अपना रोटेट करते रहता है। तो उसका भी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बहुत बढ़िया। क्या क्या देखने सुनने को मिल रहा है। ये पढ़ेंगे आप मॉडर्न फिजिक्स जब होगा तो, मतलब डरो नहीं, इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे, मतलब वहां पे पढ़ेंगे कि हाँ मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली न्यूक्लियस भी घूमते रहता है, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटॉन्स हैं, तो वो भी घूमते रहते हैं। तो प्रोटॉन का भी होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियस का मोशन होता है एक्चुअली, न्यूक्लियस रेस्ट में नहीं होता, एटम का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट घूमते रहता है। वहां पे पढ़ेंगे आप इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन मॉडर्न फिजिक्स में। उससे क्या होता है कि जो रेडियस है, एनर्जी का फॉर्मूला, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। केमिस्ट्री वाला। हाँ, केमिस्ट्री वाला। सर कब का 11th का हाँ चैप्टर हाँ, है वो। 11th का चैप्टर है, रीडबर्ग कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा वहां पे। तो वो सबका वैल्यूज थोड़ा चेंज हो जाता है न्यूक्लियर मोशन की वजह से। ये आपको फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। आसान सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो भाई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज ही नहीं है तो वो गोल गोल घूमेगा भी तो मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूट्रॉन भी हालांकि घूमते रहता है, न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस घूमता है तो न्यूट्रॉन भी घूमता है। लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं है। तो चार्ज ही नहीं है तो भैया क्या उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा? तो न्यूट्रॉन का कोई ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट? नहीं होगा। हाँ, नो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूट्रॉन का लेकिन क्या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है? हाँ वो तो चाहिए। क्यों? इसमें तो चार्ज ही नहीं है, क्यों होना चाहिए? हम्म। क्योंकि सर जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो नहीं सोचते हैं वही हो जाता है। तो जब आप बोल रहे हैं तो जरूर कुछ यहाँ पे गड़बड़ ही होगा, है ना चुनमुन? हम्म। हम्म। तो अच्छा, न्यूट्रॉन का जो है वो होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज न्यूट्रॉन भी तो अंदर में क्वार्क से बना है। मतलब कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होता है, अंदर में तो क्वार्क्स होते हैं, उस पर चार्ज होता है। तो जब अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो उनका क्वार्क्स की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो इनका भी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अच्छा, अब एटम के अंदर ये तीन चीजें हैं, सबका देख लिया आपने, किसका क्या क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का भी ऑर्बिटल भी है, स्पिन भी है। प्रोटॉन का भी ऑर्बिटल भी है, स्पिन भी है। न्यूट्रॉन का स्पिन है सिर्फ, ऑर्बिटल न्यूट्रॉन का जीरो है, बाकी सब है। तो जो एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या होगा? इन सब का वेक्टर एडिशन, राइट, है ना।
नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो एटम का होगा चुनमुन, वो सर क्या होगा? जो आपने पढ़ाया अभी, स्पिन और ऑर्बिटल वगैरह, ये सब चैप्टर में है। देखो डायरेक्टली नहीं है, मतलब समझो कि है भी नहीं भी, मतलब आपको सिर्फ जानने की जरूरत है कि कैसे होता है। ठीक है। ओके। हाँ, छोटा सा चीज है, इतना छोटा सा चीज है, क्या पता कभी कुछ पूछ भी दे। हम्म। तो है तो इसी से रिलेटेड ना, तो यू नेवर नो। राइट। तब इससे रिलेटेड है, तो अगर पूछ दिया तो आप उस पर केस नहीं कर सकते कि क्यों पूछ दिया। कल ही जी सर। मैं कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, छोटा सा शॉर्ट ही था। और एक टॉपर था आईआईटी का, एक साल आईआईटी में उसने AIR 1 लाया था। ठीक है। तो वो बोला कि 11th में वो एक बार एक चीज पढ़ रहा था, मतलब पढ़ लिया था पढ़ते पढ़ते आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन ने दिया था ना। हम्म। तो सिलेबस में नहीं है, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो 11th में था, पढ़ रहा था तो वो पढ़ लिया था। और उसके साल आईआईटी में वही क्वेश्चन आ गया, मतलब उस पे ही क्वेश्चन आ गया। लोग बोले ये सिलेबस में नहीं था, कैसे आ गया? पर वो जानता था, वो बना दिया। नहीं पढ़ा होता तो शायद नहीं बनाता, AIR 1 नहीं आता। पर अब वही है कि लाइक यू कैन नॉट से कि इट इज नॉट इन सिलेबस। ये है सिलेबस में, मैग्नेटिक मोमेंट और वाइटल की सब कुछ है। हाँ, इतना डिटेल में नहीं दिया रहता है। ठीक है। आपके जो रेफरेंस बुक्स हैं, लाइक एनसीईआरटी जहां से कॉपी करता है, एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें कॉपी करता है रेसनिक हैलिडे से। फिजिक्स की रेफरेंस बुक है रेसनिक हैलिडे, उसमें ये खूब बढ़िया से सब दिया हुआ है, समझाया हुआ है। एनसीईआरटी वहीं से अपने बहुत सारे टेक्स्ट कॉपी करता है। ठीक है। सिलेबस हम्म। में है, इतना डिटेल में लोग नहीं समझाते हैं। ठीक है। बट क्या पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है। यस सर। सो तो किसी एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक तो है ना सिलेबस में। हाँ। तो यहीं से तो उसका कंक्लूजन बता रहा हूं, यहीं से तो वो उस पे आ रहा हूं। ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा एटम का, वो क्या होगा इन सब का वेक्टर एडिशन। यस सर। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इन सब का वेक्टर एडिशन। अच्छा, वही हो गया एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। हम्म। हो सकता है कि वो वेक्टर एडिशन किसी किसी एटम के लिए जीरो आ जाए, मे बी पॉसिबल। यस सर, मे बी पॉसिबल। हो सकता है कि किसी किसी एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं आए। ठीक है। हम्म। तो वैसे एटम्स जिनमें, वैसे एटम आई मीन वैसे मटेरियल्स जिसमें हर एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं उसको? डायमैग्नेटिक हाँ। सब्सटेंस। अब डायमैग्नेटिक का मतलब जानते होंगे कि आप पढ़े हाँ। होंगे। हाँ, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है, राइट? हम्म। क्या पढ़े हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करता। क्या क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, नहीं वो सिर्फ इतना सिंपल लॉजिक नहीं है उसका। मतलब इन डेप्थ अगर आप देखो, तो इन सब का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सब ऐड होकर के किसी एटम का अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो, तो वो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करता है, और हम लोग उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। हम्म। अच्छा, इन सब का नेट जो है, वो ये भी हो सकता है कि हर एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं आए। हम्म। तो अगर वो जीरो नहीं आएगा तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो
नहीं करे, नहीं करेगा करेगा। करेगा। तो अब उसमें भी दो कैटेगरी होता है, एक को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, हाँ, और दूसरे को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, हम्म। सुना है आपने? हाँ फिर सुनो। हाँ, तो उसमें हर एक एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसको दो पार्ट में किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? अब जैसे मान लो कोई मटेरियल है, ठीक है, मान लो कोई मटेरियल। मटेरियल है, और उसमें हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट तो है, राइट? हम्म। हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, है। लेकिन हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अगर अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहे, रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहे, रैंडम डायरेक्शन में, तो ये पूरे मटेरियल का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, पूरे मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये रैंडमनेस की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द होल मटेरियल, ऑफ द होल मटेरियल इज जीरो। मतलब इंडिविजुअली हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, पर हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? जीरो। तो हम लोग वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है। हम्म। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें पर्टिकुलर रीजन में सेम डायरेक्शन में होता है लेकिन ओवरऑल डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। हाँ, फेरोमैग्नेटिक इससे बोलते हैं कि इसमें भी हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में ही है, लेकिन कैसा, इसमें काइंड ऑफ कॉलोनी वाइज बसा हुआ है। जैसे मान लो ये एक कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी है। तो मान लो कि एक कॉलोनी में काइंड ऑफ जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सभी पैरेलल ही हो, मतलब मोर और लेस उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो नहीं होगा। मान लो किसी कॉलोनी में जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, किसी कॉलोनी में मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, किसी कॉलोनी में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, किसी में इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो इन कॉलोनीज को हम लोग बोलते हैं डोमेन्स। क्या बोलते हैं? डोमेन्स। हाँ, डोमेन्स। सो डोमेन्स इज लाइक कॉलोनी जैसा हो गया कि एक पर्टिकुलर कॉलोनी में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है, बट काइंड ऑफ कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जैसा आ रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं आ रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रहा है, राइट? तो ये क्या होता है कि इनका जो पूरे मटेरियल के लिए अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो दैट डज नॉट कम आउट टू बी जीरो। वो जीरो नहीं आएगा, वो नेट आएगा, तो इट शोज मैग्नेटिक बिहेवियर। ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। करता है। बहुत बढ़िया, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल हो गया जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अच्छा, अब आपने एक चीज पढ़ा था, एक चीज पढ़ा था आपने, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस पी, पढ़े थे? यस सर। क्या होता था ये? टॉर्क होता था टॉर्क। हाँ, कब होता था? कब होता था? कब लगता था ये टॉर्क? टॉर्क तब लगता है ना जब कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो रोटेट कर रही हो अपने एक्सिस पर। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, तो इसमें मान लो कोई मैग्नेट रखा हुआ है, या कोई मैग्नेटिक मोमेंट कह लो आप, मैग्नेटिक मोमेंट लेट अस से म्यू, एंड इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल लिख देता हूं मैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मान लो कि कुछ दूसरे चीजों की वजह से, मैग्नेट की वजह से, किसी और चीजों की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। जैसे आप डाइपोल से समझो, आपने डाइपोल में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पी क्रॉस ई। यस सर। क्या होता था उसमें कि अगर उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई तो उसमें अगर कोई कंडक्टिंग वायर डाइपोल है। रख कोई अगर डाइपोल रखा है,
तो इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगता था, हाँ, वो जहाँ और मुड़ेगा उसका अपोजिट लगेगा। ये इसको चाहता था 0 डिग्री पोजीशन पे लाना। मतलब ये इसको हम्म। चाहता था, ये जो टॉर्क लगता था वो चाहता था उसको अलाइन करना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। जो टॉर्क लगता है वो कैसा लगता है? रिस्टोरिंग। रीस्टोरिंग का मतलब क्या होता है? मतलब मतलब जो ट्राई टू अलाइन। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो पी वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो म्यू वेक्टर, वेक्टर। इन द डायरेक्शन ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जैसे एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में थे, राइट? यस सर। इसको अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, या इसको वहां लेते गए जैसे जहां एमआरआई होता है जिस रूम में, वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर हम्म। आप लाइक कॉपर का कॉइन लेके चले गए वहां पे उस रूम में, तो उस रूम में लेके चले गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। तो वो कॉपर के अंदर जो ये हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं जो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या उन पे टॉर्क लगेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या उन मैग्नेटिक मोमेंट्स पे टॉर्क लगेगा, म्यू क्रॉस बी? यस सर। तो वो टॉर्क लगेगा, वो उसको क्या करेगा? उसको अलाइन करने की कोशिश करेगा बी हाँ, के। उसको अलाइन कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट? हम्म। तो इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं भी कर पाए पर बहुत हद तक तो करेगा, राइट? तो अगर यस सर। वो अलाइन कर देगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या भी जीरो होगा हाँ। ना? नेट जीरो कैसे होगा? अलाइन हो गया तो सबका डायरेक्शन तो सेम है, तो नेट जीरो कैसे होगा? जब ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो वो नॉट जीरो आएगा ना नेट। हाँ। तो नॉट जीरो आएगा तो ये भी क्या करेगा, ये भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा। हम्म। यस अगर सर। नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर जीरो नहीं रहा, कुछ वैल्यू आ गया, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। हाँ, तो ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? अलाइन मैग्नेटिक करता है। मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है ना? क्या करता है? मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दें, ये अलाइन हो गया, उसके बाद मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिए, स्विच ऑफ। हाँ ये अलाइन हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिए, तो स्विच ऑफ कर देंगे तो वो फिर से रैंडम डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर स्विच ऑफ कर देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा? वापस रैंडम पोजीशन आ जाएंगे। वापस रैंडम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। सॉरी, जीरो। तो वो फिर मैग्नेटिक बिहेवियर फिर से शो करना। बंद कर देते। हम्म। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करेगा? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम्म। और अगर हम ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के एक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दें, किसको रख दें? फेरो मैग्नेटिक। तो वो तो ऑलरेडी थोड़ा अलाइन था, वो तो ऑलरेडी अलाइन था ही, पूरा नहीं था। अभी क्या होगा कि यहाँ पे रखने से और वो ज्यादा अलाइंड हो जाएगा, तो वो ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या करेगा? ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। हम्म। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ भी कर देंगे तो उसका अलाइनमेंट फिर से जीरो नहीं होता है, मतलब वो रिटेन करके रख जाता है कुछ। क्या करेगा? रिटेन हो जाएंगे कुछ। रिटेन कर जाएगा। तो डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में समझे डिफरेंस? हाँ। यस सर।
क्या समझे? डायमैग्नेटिक में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो वैसे ही जीरो है। हम्म। हम्म। पैरामैग्नेटिक जीरो होता है, लेकिन जब उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देते हैं तो नॉन जीरो हो जाता है। हम्म। और फेरो के अंदर भी ऐसे ही होता है, क्या होता है और फिर? ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है मैग्नेटिक फील्ड में। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड में और ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है कि ज्यादा अलाइनमेंट हो जाती है। हम्म। ज्यादा अलाइनमेंट हो जाती है। ठीक है। तो अच्छा, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या करें? इसका टेम्परेचर बना दो। मान लो कोई पैरामैग्नेटिक, कोई भी पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो, हम्म। मान लो पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में है मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक में तो ऐसे भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही था। अगर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें तो थोड़ा अलाइनमेंट होता है, राइट? यस सर। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी या कम होगी? टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने से, हाँ। बढ़ेगी। ये बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में थे, वो रैंडमनेस और बढ़ जाएगा या कम जाएगा? बढ़ जाएगा। तो रैंडमनेस अगर बढ़ा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और अलग अलग डायरेक्शन में होने लग जाएंगे। हाँ, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम शो करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम शो करेगा। कम शो करेगा। ठीक है। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि उस टेम्परेचर पे जा करके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना बंद कर देगा। हम्म। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर हो गया? द टेम्परेचर एट विच क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है। हम्म। हाँ। तो ये हो गया। मैडम क्यूरी के ऊपर ये नाम पड़ा है, मैडम क्यूरी का नाम सुना आपने? हाँ, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी थी। उनके घर में पता है कितने नोबेल प्राइज थे? वो नोबेल प्राइज फॉर साइंस। नहीं। उनको भी नोबेल प्राइज, शायद उनको दो दो मिला था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। शायद उनके बेटी को भी नोबेल प्राइज, उनके दामाद को भी नोबेल प्राइज, हस्बैंड का शायद पता नहीं, याद नहीं है। मतलब चार पांच नोबेल प्राइज थे उनके घर में। ठीक है। नोबेल प्राइज फैमिली, नोबेल फैमिली। और वो फेरो और पैरा में डिफरेंस फिर से बता दो। हाँ, ये देखिए फिर से बता देता हूँ। इसमें जो है, क्या बोलते हैं, हाँ, जिसमें आपने देखा कि किसी एटम में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है, प्रोटॉन की वजह से भी होता है, और न्यूट्रॉन की भी वजह से होता है। तो किसी एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो सबका रिजल्टेंट होता है, राइट? यस सर। अब अगर वो रिजल्टेंट जीरो आ गया, तब वो तो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, उसे तो हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं, राइट? हाँ। पर अगर वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो नहीं आया, एक एटम का, अगर किस हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं आया, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो सब एटम के मैग्नेटिक मोमेंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, या फिर वो रैंडम डायरेक्शन में हो। तो अगर जिन मटेरियल्स में सभी एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट एकदम से रैंडम डायरेक्शन में होगा, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? बिकॉज, हाँ, तो ये पैरामैग्नेटिक भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है? कि हर एक एटम का तो मैग्नेटिक मोमेंट है, बट ओवरऑल सिंस दे आर
एकदम से रैंडमाइज्ड, सो ओवरऑल पूरे मटेरियल का अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, राइट। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट शो एनी मैग्नेटिक बिहेवियर। हम्म। ठीक है। यस सर। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि उसमें जो है वो काइंड ऑफ कुछ कुछ पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक मोमेंट्स मान लो इस डायरेक्शन में है, किसी पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक मोमेंट्स इस डायरेक्शन में। तो पर्टिकुलर रीजन्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे इस रीजन का अगर आप देखोगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो तो नहीं आ रहा है। हम्म। सिमिलरली इस रीजन का देखोगे तो इसमें भी जीरो तो नहीं आ रहा है, राइट। हाँ, इवन दो दे आर डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसमें ओवरऑल पूरे मटेरियल का अगर देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट तो दैट डज नॉट कम आउट टू बी जीरो। ठीक है। यस सर। और ये जो मैग्नेटिक ये जो रीजन्स होते हैं उसको डोमेन्स बोलते हैं, तो अलग अलग डोमेन्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता है, उसका वैल्यू होता है, राइट। हाँ। हाँ, अभी क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक जो है वो नॉर्मली कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो, नहीं करता। लेकिन फेरोमैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, बिकॉज इसका जो ओवरऑल पूरे मटेरियल का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज नॉट जीरो, तो इट शोज मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है। हम्म। पैरामैग्नेटिक को क्या है कि अगर हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, जैसे जहां एमआरआई होता है, जहां बहुत हाई वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे रख देंगे तो यहाँ वहां पे क्या हो जाएगा कि हर एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट था जो पहले रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड था, नाउ ड्यू टू टॉर्क दे गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएंगे वो? अलाइन हो जाता है। अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो है पैरामैग्नेटिक का भी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनका भी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं रह जाएगा। तो दिस विल ऑल्सो स्टार्ट शोइंग मैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक में क्या है कि अगर आप ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दोगे तो फिर से वो रैंडमाइज्ड हो जाएंगे, फिर से वो रैंडम डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है। यस सर। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता है। फेरोमैग्नेटिक में लाइक यहाँ पे भी अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दोगे तो ये तो पहले से ही थोड़ा ओरिएंटेड थे और ज्यादा ओरिएंटेड हो जाएंगे, तो ये और बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर फेरोमैग्नेटिक में क्या है कि अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ भी कर दिया तो भी वो अलाइनमेंट अपना कुछ हद तक रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ हद तक अलाइनमेंट रिटेन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बढ़ जाता है इवन आफ्टर स्विचिंग ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी इस पे आप आज ही पढ़ोगे, बहुत सारा चीज इसमें पढ़ोगे, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, तो आज हम लोग वही सब पढ़ेंगे, तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हमें उसके पहले क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमें जानना पड़ेगा, एंड विच इज इन एनसीईआरटी, जो कि है आपके सिलेबस में। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, और जैसा एनसीईआरटी में दिया है बिल्कुल हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे।